हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं MHI 101 जो आप सभी के पास एंशियंट एंड मेडिएवल सोसाइटी है। इट मीन जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू MA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आप सभी का एडमिशन अगर जून 2023 का है तो आप सभी जानते हैं आपका MHI 101 है, आपका नया सिलेबस है, नया पैटर्न है। तो आज की क्लास में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्शियन एम्पायर के ऊपर क्वेश्चंस। वैसे पर्शियन एम्पायर के क्वेश्चंस की अगर हम सभी बात करें तो ये आपका चाहे नया सिलेबस हो चाहे आपका पुराना सिलेबस हो, दोनों ही पर्शियन एम्पायर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। इसका मतलब अगर आप इग्नू के अलावा भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्शियन एम्पायर का टॉपिक आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके लिए बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर यानी फारसी साम्राज्य के बारे में, जो कि आपके कई सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके एंशिएंट मेडिएवल सोसाइटी, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट स्टूडेंट है, हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो MHI 101 है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है द पर्शियन एम्पायर के बारे में, ठीक है, द फारसी साम्राज्य। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो है जो एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके पारसी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हो, जैसे कि आप सभी ने ऑलरेडी असाइनमेंट बना लिया है तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर पर्शियन एम्पायर के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका विस्तार कहाँ तक हुआ, कौन कौन से रूलर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसमें पर्शियन एम्पायर की सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, तो सारा कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर के बारे में अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने इस इंडेक्स में चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पर्शियन एम्पायर का इंट्रोडक्शन दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इंट्रोडक्शन प्रस्तावना देना ही देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पर्शियन एम्पायर का एक्सपेंशन और उसने अपने एम्पायर का कंसोलिडेट कहाँ कहाँ तक किया। तो इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है साइरस, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैम्बिसस, उसके नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरियस फर्स्ट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, यानी पर्शियन एम्पायर का जो विस्तार हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तब आपको इन तीनों रूल के बारे में बात करना है, नहीं तो वो आपसे इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि आपके पर्शियन साम्राज्य का प्रशासन कैसा था वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि पर्शियन में हमें कॉइनेज सिस्टम किस तरीके का देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ की जो भाषा है उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम, पर्शियन के लोग जो है कौन से रिलीजन धर्म को मानते हैं और एट दी एंड ये एम्पायर का डिक्लाइन या पतन कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि आपके पर्शियन एम्पायर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका एक नया सिलेबस है, पर्शियन एम्पायर से क्वेश्चंस आपको ईजिली से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये 10 मार्क्स में आपसे कभी कभी साइरस के बारे में पूछ लेते हैं, अदरवाइज डेरियस फर्स्ट भी 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 में भी आ सकता है, ये उनकी चॉइस है। कैम्बिसस रूलर के बारे में वो आपसे सिंगल नहीं पूछते, या तो आपके जो इस पूरे टॉपिक का नाम है ना आपके एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो आता है आपका रिलीजन यानी कि धर्म। पर्शियन के समय के लोग जो है कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अदरवाइज पर्शियन एम्पायर उन्होंने डायरेक्टली लिखा, तो अब आपको इसमें सारे टॉपिक्स जो है ना यानी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी चाहे हमारे यूट्यूब पे जितने भी लर्नर्स हैं चाहे पेड क्लासेस में, सबसे मैं एक ही बात कहती हूँ, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स या फिर आपके 10 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरी कोशिश करनी है कि आपको पास जितनी भी हेडिंग्स है उन सभी का यूज़ आपको करना है। ठीक है, और वो अलग बात है कि उन्होंने सेपरेटली अगर पूछा होगा कि अगर आपको रिलीजन बताना तो ऑब्वियस है पर्शियन के रिलीजन के बारे में ही बताएंगे, बट अगर उन्होंने पर्शियन एम्पायर डायरेक्टली लिख दिया तब तो आपको सारी चीज़ें बतानी, जितना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कॉइनेज सिस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन एंड एट द एंड डिक्लाइन।
तो यहाँ पर आपको पूरी कोशिश करनी है सारे हेडिंग्स को सॉल्व करना है, चाहे आप कम कम करें, जितने भी मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंगली करना है, लेकिन हेडिंग्स हमारी सारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई भी आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो के एंड में बताऊँगी तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो के एंड तक वीडियो को नहीं देखते और ये इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, कि कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे पर्शियन साम्राज्य की। तो यहाँ पर अगर आप सभी देखोगे तो पर्शियन एम्पायर की शुरुआत मानी जाती है, फारसी साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 559 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर के आपके 331 ईसा पूर्व तक। तो जितने भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, बेशक ये PDF आपकी इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में भी प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि हिंदी वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक इस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये वीडियो जो है पर्शियन एम्पायर की, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, सिर्फ इग्नू के ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, किसी भी साम्राज्य का टाइम पीरियड है कि इसने कब से लेके कब तक रूल किया। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर के फाउंडर, इसकी डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो किसने की थी। तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम था साइरस। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर जो हम देखते हैं कि पर्शियन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्शियन साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर ने अपना एक्सपेंशन, अपना विस्तार जो है ज़्यादातर एरियो में कर लिया था। लाइक अगर हम बात करेंगे एशिया को भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। नेक्स्ट आप देखोगे पर्शियन ने मॉडर्न यूरोप, ठीक है, मॉडर्न यूरोप को भी अपने अंदर पूरा कवर कर लिया था। साइरस है जो कि आपके पर्शियन एम्पायर के रूलर है। पर्शियन एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो इसको एक और एम्पायर के नाम से जाना जाता है। यस, एक्मिनिडेट एम्पायर इस साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो पर्शियन एम्पायर जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि, और मे भी बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो, तो यहाँ पर देखो, जब कभी भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हो, ख़ास तौर से वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो हम एंशंट हिस्ट्री, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी तरीके से हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, विश्व इतिहास में भी हम एंशंट, मेडिएवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक विश्व इतिहास के बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा एंशंट वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, जब इसमें आयरन एज यानी लो युग की शुरुआत होती है, जैसे इंडियन हिस्ट्री में होती है, सेम एज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आयरन एज आपको पता है ये वो सब है कि यहाँ पर हमारे एम्पायर यानी साम्राज्य बने। ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में तो हमें पता है कि 16 महाजनपद से लेके वर्धन डायनेस्टी तक हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहला एम्पायर जो बना है वो है आपका पर्शियन एम्पायर। ठीक है, यानी फारसी साम्राज्य ने यहाँ पर आपके रूल किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है आपका ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता। उसके बाद आपको देखने को मिलता है रोमन एम्पायर। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है बेजेंटाइन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। इस तरीके से हमारे वर्ल्ड के एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारे एम्पायर जो इन्होंने रूल किया था। तो आप सभी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे। सबसे पहले हम पर्शियन एम्पायर को ही डिस्कस करें, नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्रीक है, फिर रोमन है। इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमें ये बेसिक सी चीज़ तो समझ आ गई। इसलिए कि हमें क्या पता है कि हमारे इस वर्ल्ड हिस्ट्री में आयरन एज से पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रोंज एज के बारे में, यानी कांस्य युग। ये भी सबको पता है। कांस्य युग हमारा वो सब है जब हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं बनी। ठीक है, तो सभ्यताएं में हमें ऑलरेडी पता है, जिसमें आपके मेसोपोटामिया, हड़प्पा, आपके इजिप्ट और आपका चाइना, ये चारों सिविलाइजेशंस ने यहाँ पर रूल किया, जो कि सबको पता है। तो ये मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट को जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। रटने से तो हमें कुछ टाइम तक चीज़ें पता रहेंगी, लेकिन उसके बाद आप इन चीज़ों को भूल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, जब हमारा सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का टाइम आपको देखने को मिलता है
तो उस टाइम पर बड़े बड़ी सिविलाइजेशन आई थी, ठीक है। आपके मेसोपोटामिया का टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की सभ्यताओं में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कुछ डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, जैसे कि आप देखोगे सुमेरियन, असीरियन, अकैडियन, बेबीलोनियन, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फिर आपका इसके बाद एम्पायर बना, ठीक है। तो पर्शियन एम्पायर ने सब कुछ, मतलब आप सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है, सब ना अलग अलग एम्पायर, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एम्पायर थे, वो सब अलग अलग बढ़ चुके थे। लेकिन पर्शियन एम्पायर जब आपका बना तो जितने भी स्मॉल एम्पायर थे ना उन सभी को मिला करके एक स्ट्रेटजी बनाई इन्होंने। पर्शियन एम्पायर के रूलर ने क्या स्ट्रेटजी बनाई, इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि यहाँ पर अटैक कर दो। मतलब अगर हमें किसी भी स्टेट पे, किसी भी टेरिटरी पे अगर हमें हमला करना है तो डायरेक्ट हमला कर दो, और अटैक नहीं हो रहा है तो चुपचाप से रिबेलियन करवा दो, विद्रोह करवा दो। ये पर्शियन के रूलर्स की स्ट्रेटजी होती थी। मेसोपोटामिया और इजिप्ट, ये दो छोटे छोटे सिविलाइजेशंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पर्शियन ने इन दोनों को ही कंसोलिडेट किया, आपके किसको, मेसोपोटामिया को और आपके इजिप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ भी हमें पता है कि पर्शियन जो है ये आपके एक ईरान की जगह पर है, ठीक है, इसलिए हम इसे ईरानियन भी एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एम्पायर का सेंटर जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, तो आप देखोगे इसमें हमारा वेस्टर्न एशिया, नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया इजिप्ट को भी इसने अपने अंदर में कंट्रोल में ले लिया था। फिर नेक्स्ट आप देखोगे पर्शियन ने अपना कंट्रोल एनातोलिया पे भी बना लिया था। नेक्स्ट आप देखोगे टर्की रीजन को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। इसी तरीके से धीरे धीरे ये अपना एक्सपेंशन करते गए, विस्तार करते रहे। मेडिटेरियन सी में भी हम देखते हैं इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट आप देखोगे पर्शियन गल्फ, रेड सी, तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे पर्शियन के जो रूलर हैं उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। इसीलिए हम इसको द ग्रेट पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द ग्रेट पर्शियन एम्पायर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि इस साम्राज्य ने अपना अच्छा खासा विस्तार, एक्सपेंशन किया था। ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, जो हमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब एक्सपेंशन अपने आप तो हो नहीं रहा है, ऑब्वियस है, पर्शियन के रूलर ही यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार करा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये तीनों रूलर्स के नेम याद रखने हैं। ये सेपरेटली भी 10 मार्क्स में आ जाते हैं। देखो 10 मार्क्स में अगर इन्होंने पूछा तो साइरस और डेरियस फर्स्ट का ही पूछते, कैम्बिसस के बारे में नहीं पूछते। तो अगर आपको तो साइरस और डेरियस फर्स्ट के बारे में आपको बेसिकली अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कि कम से कम आप इनके बारे में 2 से 3 पेज लिख सके। क्लियर हो गया। चलिए अब रूलर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो, चलो आगे बढ़ने से पहले ये एक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखोगे इन्होंने बताया कि आपके, एक सेकेंड, यस, अब आई थिंक सबको क्लियर होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी सबसे पहले ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, हमारे कांस्य युग की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जिसका 3000 ईसा पूर्व का टाइम माना जाता है। उसके बाद कम से कम 500 साल तक आपको इस सिविलाइजेशन ने अपनी ये अच्छा खासा रूल करती रही। इसका इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव जो है अच्छा खासा बढ़ा बाकी के जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ में आप देखोगे। फिर हमारे न्यू एम्पायर और स्टेट यानी हमारे नए नए साम्राज्य और राज्य ये इमर्ज होते, सिर्फ एशिया में ही नहीं होते, आपके वर्ल्ड के बहुत सारे अदर पार्ट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो एम्पायर आपका बना, साम्राज्य बना, तो ये मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न एशिया में आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न एशिया में इन्होंने अपना कंट्रोल अराउंड 1800 ईसा पूर्व में बनाया था। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले जब तक पर्शियन ने आपके ईरान में रूल नहीं कर रहे थे, उससे पहले यहाँ पर एक ट्राइब रूल कर रही थी जिसका नाम था मैदिस। ये भी याद रखना आप सभी को। मैदीज वर द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन ईरान, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे होंगे कि इनके माइंड में आएगा जो ये बुक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैम ने तो कुछ और बताया था। तो एक चीज़ आप देखो, ईरान में पर्शियन के यानी साइरस के पहले, साइरस ने आपके पर्शियन एम्पायर की शुरुआत की थी, बट इट डजेंट मीन कि ईरान में उससे पहले कोई और रूल नहीं कर रहा होगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रूल कर ही रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, मेदीज आपकी एक ट्राइब होती है, ये पहले यहाँ पे एम्पायर बिल्डर हैं जिन्होंने ईरान में बनाया था,
ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं आपका फर्स्ट ईरानियन वर्ल्ड एम्पायर है, जो बाद में आपके ये रीजन फर्स्ट जो है ना, परसा जो ईरान में ही है, इसमें चेंज हो गया। फिर मैंने अभी आपको ऊपर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी थी जो आपके बुक में लिखी इन शॉर्ट में। ऑब्वियसली इग्नू की बुक से तो हम सारी चीज़ें नहीं देख सकते, बट तब भी मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया था कि बाद में ये एम्पायर बहुत बड़ा बन चुका है, जिसमें इसने वेस्टर्न एशिया, एनातोलिया, इजिप्ट और बहुत सारे एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये जो पारसा वर्ड है, या जो हिंदी में पारस कहेंगे, तो इस वर्ड से आप देखोगे ये आपके एक प्रोविंस है, प्रांत है मॉडर्न ईरान का, जिससे ये हमारा वर्ड है पर्शियन एम्पायर आपको देखने को मिलता है। इससे ये वर्ड लिया गया है रिसेंटली में। आज हम इसको पारसी साम्राज्य या पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको ऊपर ही सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेंशन कंसोलिडेट ऑफ द एम्पायर, यानी कि आपके साम्राज्य ने अपना एक्सपेंशन मतलब विस्तार होता है, और कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण। ये सभी को पता होगा, इकट्ठा जहाँ पर कौन कौन से साम्राज्य को मिलाकर एक एम्पायर बना लिया है, ये चीज़ आपको बतानी। जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास ऑलरेडी MHI 1 की बुक आ चुकी है, और नहीं भी आई है किसी के पास तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर PDF। वहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये PDF डाउनलोड कर रखा है। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देखने वाले हैं, तो आप लोग अपनी बुक को ओपन करके और तब इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो चलिए, अब अगर एग्ज़ाम में एक्सपेंशन कंसोलिडेट के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमारी टेरिटरीज़ ने अपना विस्तार करना और कंसोलिडेट एकीकरण करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मोर देन 50 ईयर्स तक इन्होंने ये काम किया ही है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा वो साइरस का रहा, जिन्हें हम साइरस द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे हैं डेरियस फर्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एम्पायर में कभी भी कोई रूल करता है तो बहुत सारे रूल करते हैं, लेकिन हम सबके बारे में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि किसी ने भी इतना इम्पॉर्टेंट काम नहीं किया होगा, एक्सपेंशन नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जितने भी सिर्फ पावरफुल रूलर होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो आज अगर पर्शियन एम्पायर का नाम आता है तो आपको साइरस और डेरियस फर्स्ट का ही नाम देखने को मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइरस की। तो साइरस की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताई है, आपके इस पर्शियन साम्राज्य के वो हैं फाउंडर, और इनका टाइम पीरियड याद रखना 550 से लेकर के 529 BC यानी ईसा पूर्व तक साइरस ने आपके यहाँ पर रूल किया। मतलब आप बोल सकते हो आज से कितने साल पहले, क्योंकि ये चीज़ भी तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज से इतने साल पहले आप देखोगे बहुत सारे एम्पायर आए थे। कौन कौन से? आपके सिविलाइजेशन आई, जो मैंने अभी आपको बताया, मेसोपोटामिया हुआ, इजिप्ट हुआ। मेसोपोटामिया के आपके असेरियन, बेबीलोनियन, ये सारे के सारे रूल कर रहे थे। इन सभी को कंसोलिडेट करके ही पर्शियन ने अपने एम्पायर का विस्तार किया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मीदिस आपके सबसे पहला एम्पायर है, जो कि हमारे पर्शियन एम्पायर में रिप्लेस हो चुका है। परसा से वर्ड से हमारा ये वर्ड बना है पर्शियन एम्पायर, क्योंकि फारस जो है ना, ये मॉडर्न डे का ईरान है। इसी रीज़न ने पूरा का पूरा रूल कर दिए थे, इसीलिए यहाँ से क्या हुआ, पर्शियन ये वर्ड लिया गया था, क्योंकि ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ कि साइरस के बाद तो साइरस ने ऑब्वियस है, जो यहाँ पर आपके मेदिस ट्राइब जो रूल कर ली थी ना, आपके मेदीनियन, इनकी बात हो रही है। तो ये एक ट्राइब है जो आपके ईरान में रूल कर रही थी उस टाइम पर। तो साइरस ने अपने साम्राज्य, अपने किंगडम को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। और साइरस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये इन्होंने अपना विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार एक्सपेंड करना शुरू करा ना, तो ये रुके ही नहीं, कॉन्टीन्यूसली करते रहे, जब तक आपको इनका टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना भी पॉलिटिकल वैक्यूम है, जितना भी गैप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, साइरस ने उन सभी को कवर कर दिया था। इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को कॉन्कर किया था अपने टाइम पर। क्लियर हो गया? तो साइरस ने अपना साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छी खासी जगह पर किया था। साइरस की अगर हम बात करेंगे तो एक्मीडियन रैपिडली फिल द पॉलिटिकल वैक्यूम, जो मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा तो उसे समझो। यहाँ पर इनका क्या कहना है कि जैसे कि आप देखोगे
कि अगर आप लोगों ने बेबीलोनियन एम्पायर का भी पढ़ रखा हो तो शायद आपको ये चीज़ें समझ आए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे असीरियन भी एक बहुत बड़ा एम्पायर है, उसके जाने के बाद ना बहुत बड़ा गैप हो गया था, जो कि आपके मेसोपोटामिया के असीरियन जो है साउथ में रूल करते हैं, बेबीलोनियन नॉर्थ में रूल करते हैं। इस पर भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, नहीं तो MHI 01 की प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब वो बीच में गैप हो जाता है ना, अब हमें उसे फिल करना होता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर आपको रूलर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब अगर मैं साइरस की बात करूँ, चलो ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि आपको पर्शियन एम्पायर में मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र देखने को मिलता है। तो इन सभी रूलर का क्या काम होता है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। साइरस का सबसे पहला जो अपना कॉन्सेंट्रेशन था वो था एनातोलिया को जीतना। सबसे पहले इनकी जो आंख थी ना, कि नज़र थी कह सकते हैं, वो किस पर थी? एनातोलिया पर थी। इन्हें इसको जीतना था। स्पेशली एनातोलिया में उस टाइम पर आप देखोगे एक राज्य था जो लीदिया के, आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर एनातोलिया के साथ साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है, अब इन्हें ये जीतना है क्योंकि यहाँ पर जो लीदियन लैंग्वेज ही बोलते थे यहाँ के लोग, ठीक है, जैसे हित्तिया, यानी जब हमने आपके बेबीलोनियन साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया था तो जिन्हें हम हित्ती कहते हैं, हिंदी में भी इन्हें हित्तिया कहते हैं, ये एक ट्राइब होती है। तो यहाँ पर आपके क्रॉसस थे जो इस लीदिया में कुछ लंबे समय तक इन्होंने इतने टाइम पीरियड तक रूल किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर पर्शियन के रूलर यानी साइरस सामने वाले टेरिटरीज को कॉन्कर करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई रूल कर ही रहा होगा। तो एनातोलिया रीजन में एक किंगडम यानी साम्राज्य था लीदिया, ये किंगडम बहुत बड़े पावरफुल थे और इस लीदिया में सबसे पावरफुल रूलर का नाम था क्रोसस, ठीक है, इनका टाइम पीरियड ये माना जाता है। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं क्रोसस के बीच में और साइरस के बीच में लड़ाई हुई, किसको जीतने के लिए? एनातोलिया को जीतने के लिए, ठीक है, ताकि वो उसको कॉन्कर कर सके। तो एट द एंड क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि फाइनली साइरस जो है इस लड़ाई में जीत जाते हैं और एनातोलिया इन्हें मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फाइनली जीत जाते हैं और ये एनातोलिया इनके पास आ जाती है। अब बात करते हैं कि अगर ये चीज़ हम सभी को पता है कि अगर कोई भी रूलर है, अगर उसका फोकस किसी भी टेरिटरी पर है तो ऑब्वियस है उसमें टेरिटरी, उस स्टेट में, उस राज्य में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होगी। तो बिल्कुल थी एनातोलिया के लिए, यानी जो आपके एनातोलिया का वेस्टर्न पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनातोलिया में अगर हम देखें मेटल्स आपको, यानी जो धातु होते हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा थे। अब उस मेटल में आपका कॉपर, आयरन, सिल्वर सब कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए साइरस की जो नज़र है वो एनातोलिया पे थी और वो चाहते थे कि वो इस पर अपना कंट्रोल बना लें ताकि जितने भी सारे मेटल्स हैं वो किसके हो जाएं? पर्शियन एम्पायर के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्रोसस जो है 545 में फाइनली हार जाते हैं। तो ये मैंने ऑब्वियसली एक एक लाइन तो हम रीड नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बता दी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर एनातोलिया मिल जाता है। बट ये नहीं है कि सिर्फ साइरस ने एक ही देश को जीता था। वेस्टर्न एनातोलिया के अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने कॉन्कर किया था आपके माइनर एशिया, एनातोलिया मैंने आपको बता ही दिया। इजिप्ट को भी इन्होंने कॉन्कर किया था। उसके बाद इन्होंने मेसोपोटामिया, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि जब भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन लड़ाई करनी शुरू की ना, तो ये कभी रुके ही नहीं। समझ रहे हो आप? ये है अफ़गानिस्तान। तो ये कंटिन्यूसली करते रहे जब तक इनका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ आपका टर्किस्तान भी देख सकते हैं, ठीक है, और उज़्बेकिस्तान, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बट ऑब्वियसली सारे तो याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ETC कर रही हूँ, बाकी इतनी चीज़ें भी अगर आप सभी याद रख लेंगे तो सफिशिएंट होगा। तो 529 में हम क्या देखते हैं, आपके साइरस का ये लास्ट टाइम पीरियड होता है और इनकी डेथ हो जाती है। उसके टाइम तक इन्होंने इतने सारी जगहों को कॉन्कर कर लिया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि आपके जो नेक्स्ट फेज़ होता है एक्मेरिन एक्सपेंशन का, तो यहाँ पर इन्होंने, मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया को कॉन्कर किया और इन्होंने जो न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य बना था, ठीक है, जो उसमें नेक्स्ट रूलर बने थे उसको भी डिक्लाइन कर दिया। बेबीलोनियन, मेसोपोटामिया का जो बेबीलोनियन पार्ट है उसको भी इन्वेड कर लिया और साइरस ने 539 में उसको कैप्चर कर लिया था। बेबीलोनियन का टॉपिक मैं ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ, पेड क्लासेस में भी मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो देखो, मैं ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल
डिटेल में तो नहीं, बट हाँ जी पूरी कोशिश में मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो साइरस ने ज्यूस के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये सारे लोग आप देखोगे कि बहुत सारी जगह साइरस ने अपने टाइम पर कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। बेबीलोनियन अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पर साइरस ने क्लियर किया था अपने टाइम पर। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश माउंटेन तक इवनली साइरस ने कर लिया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, साइरस की डेथ हो जाती है 529 ईसा पूर्व में, और फिर नेक्स्ट रूलर बनते हैं इनके बेटे जिनका नाम है कैम्बिसेस। तो साइरस का कभी भी सेपरेटली क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स में वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज आपके एग्जाम में एक्सपेंशन कंसोलिडेट आएगा तो ऑब्वियस है, तो आपको ये तीनों ही रूलर्स के बारे में मेंशन करना है। साइरस तो हम सभी लोगों ने अब समझ लिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर कैम्बिसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले, यहाँ तक बढ़ने से पहले, देखो जितने भी आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उन सभी को बता रही हूँ, यहाँ पर पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, इसमें आपकी सारी चीज़ें डिटेल में कराई जाती है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और जितना भी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा उससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं। एक बार आपने इस कोर्स को ले लिया तो फिर आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेड क्लासेस ही सफिशिएंट होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस पेड क्लासेस को पे नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। उसके लिए आपको क्या करना है, आइए चलिए देखते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके कैम्बिसेस के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है उसको समझो। सबसे पहले आप सभी मेरे YouTube चैनल के होम पेज पर आएंगे, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप सभी को पूरा होम पेज क्लियर है, ठीक है, नज़र भी आ रहा है। और यहाँ पर होम पेज पर ये आपको ये सारी वीडियोस आपको नज़र आएंगी। प्लेलिस्ट भी मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट हैं, नया सिलेबस है, तो MHI 105, MHI 102, 104, 107 इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 101 की भी। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो पुराने सिलेबस के होंगे, लाइक MHI 09, 8, 2, 6, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने इस प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, नए सिलेबस की बात करने वाली हूँ, यानी आपके 105, 102, 104, 107, 101, ठीक है। 106 की भी नीचे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बनी हुई है आपके सब्जेक्ट के नेम से ही। इसमें अब हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, और यहाँ पर इसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्योंकि ऑब्वियस है कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेड क्लासेस को बाय नहीं कर पा रहे हैं, मे बी उनके लिए एक्सपेंसिव है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यहाँ पर है, आपको इस चैनल पे जाना है और यहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन शो हो रहा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, ज्वाइन करना। तो चलिए, जब आप इस पर ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके का जो स्क्रीन है वो नज़र आएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मे बी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगे, कुछ में से आप में से इसने देख भी लिया होगा। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 119 रुपये पे करने हैं। क्लियर हो गया। तो 119 रुपये जब आप पे कर देंगे तो इसमें 1 महीने के लिए होगा, ये 1 मंथ के लिए। आप में से जब भी कोई इस मेंबरशिप को बाय करेगा तो तब से आपका 1 महीना काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको अभी स्टार्ट किया है तो ये तब से होगा। आप लोग जब भी इस मेंबरशिप को परचेज़ करेंगे उस दिन से 1 महीने तक आपकी ये मेंबरशिप रहेगी। यानी यहाँ पर जितनी भी वीडियोस मैंने आपके लिए, यानी ये अब जो यूट्यूब पे वीडियोस डलेंगी जो, ये उन्हीं को शो होगी जिन्होंने ये मेंबरशिप ले रखा होगा। उस वीडियो में क्या क्या प्रोवाइड होगा उसे भी समझ लो। यहाँ पर जितनी भी अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और इस तरीके से जैसे मैंने आज आपको पर्शियन एम्पायर का टॉपिक पढ़ाया है, इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर नेक्स्ट है
आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी। सबसे पहले आपके जो भी डाउट या क्वेरी होगा, आपको कमेंट का रिस्पॉन्स आपको तभी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लाइव चैट के बारे में, क्योंकि आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, जिसको जो भी डाउट है, क्वेरी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएंगी। और फ़ोटो और स्टेटस अपडेट भी आपको मिलेगा। इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि लाइव चैट का मतलब क्या है, क्योंकि देखो जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 11 जून से स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर फर्स्ट ये वाला जो मेंबरशिप है सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही परचेज़ करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए मैं भी ये नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 11 जून से आप लोगों के एग्ज़ाम है, और जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, ये वीडियो आपके लिए यानी क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर आपके ये 119 रुपीज़ जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाले। तो अभी तक किसी ने परचेज़ नहीं करा तो यहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑब्वियस है कि पेड क्लासेस की तरह डिटेलिंग में तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इन शॉर्ट में आपको अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से किस टॉपिक को लिख सकते हो वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन हो पाएगी जो इस मेंबरशिप को ले पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी इस मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी के लिए देनी थी। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। और आपके एग्ज़ाम से पहले यानी 11 जून से आपके एग्ज़ाम है, तो 1-2 दिन पहले मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे लाइव आने वाली हूँ, जहाँ पर लाइव में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम किस तरीके से लिखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किन चीज़ों को यूज़ करना है, कितने पेजेस में अपने आंसर राइटिंग को करना है, ये सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसमें कमेंट लाइव चैट भी आप कर पाएंगे, आपको कमेंट का सारे डाउट एंड क्वेरी का रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो उसके लिए इस मेंबरशिप को ज़रूर परचेज़ करना। दोबारा से मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि ये आप जब भी मेंबरशिप लेंगे, बाय चांस, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हमारी जो डेट है वो है 13 अप्रैल। तो अगर आपने 13 अप्रैल को परचेज़ किया तो ये सिर्फ 13 मई तक ही वैलिड होगा। क्लियर हो गया। और अगर आपने 13 मई को इसको परचेज़ किया तो ये सिर्फ आपके 13 जून तक, सिर्फ एक महीने तक ही ये मेंबरशिप वैलिड होगा। और 1 महीने के बाद आपका ये बंद हो जाएगा, तो आपको दोबारा परचेज़ करना होगा। तो मैंने बहुत ही कम प्राइस रखा है, और ये मे बी बहुत ही कम है, ठीक है, ये सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मे बी आपको ये चीज़ें सही लगी, और अगर तो जितने भी हो सके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहेंगी। जिन्हें भी ये टाइम टू टाइम देखना है आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब से लेकर यानी अप्रैल से लेकर के जून तक के सारे, अब आपके एग्ज़ाम तक के यहाँ पर इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहेंगी, लेकिन उस वीडियो को सिर्फ वही देख पाएंगे जो इस मेंबरशिप को परचेज़ करेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके इस तरीके की, यहाँ पर जो पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में मैंने रखा है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट या होगा तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज पेड क्लासेस लेना है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी है, तो इसी प्लेलिस्ट में ही जितने भी, ये अब आपको माइंड में होगा कि मेंबरशिप वाले जो हैं वो अपनी वीडियो को देखेंगे कहाँ परचेज़ करने के बाद। तो आपको जब भी मैं जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसी प्लेलिस्ट में ही चेकआउट करना है। जैसे कि आज मैंने आपके पर्शियन एम्पायर का टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। आज तो ये वीडियो फ्री है, बट आगे जाके हम इसको मेंबरशिप में ऐड कर देंगे। तो ये वाला टॉपिक भी आप MHI 101 के ग्रुप में ही जा कर के अपनी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो अभी तो सभी के लिए ओपन है, लेकिन आगे जाके इन वीडियो को सिर्फ वही देख पाएंगे जिन्होंने इस मेंबरशिप को परचेज कर रखा होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे वापस अपने टॉपिक की तरफ, कैम्बिसेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कैम्बिसेस की बात करते हैं। 529 से लेकर के 522 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है, जो कि आपके यहाँ पर मेंशन है। देखो कैम्बिसेस की बात करें तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट रूलर थे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने समय तक यानी इन 5 सालों तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार सिर्फ इजिप्ट को ही कॉन्कर किया था अपने टाइम पर।
दैट्स वाई कैम्बिसेस का रोल हमें कुछ ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कैम्बिसेस की डेथ हो जाती है 529 BC तक, ठीक है, और उस टाइम पर वो मिलिट्री एक्सपेंडिशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो कैम्बिसेस जो हैं आपके पूरे इन टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट को ही कॉन्कर कर पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कैम्बिसेस का टॉपिक ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, बहुत स्मॉलेस्ट टॉपिक आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इजिप्ट को इन्होंने किस तरीके से कॉन्कर किया, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर लिखा ही है कि पर्शियन के रूलर ने इजिप्ट को यहाँ पर अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद अलेक्जेंडर ने फाइनली तो उसको जीत लिया, जो कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है, ये इसमें कैम्बिसेस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू वन वर्जन अ पर्सन बाय द नेम ऑफ गौतमा डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ किंग। उसके बाद कैम्बिसेस के बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एक गौमाता नाम के हैं, इन्होंने अपने आप को एक रूलर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि कैम्बिसेस के एक यंगर ब्रदर हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर इनके जो नॉवेल्स के ग्रुप थे, इन्होंने क्या करा, एंड किल द फेक, जो गौतम है ना, ये जो फेक रूलर बने जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था, इन नॉवेल्स के ग्रुप के लोगों ने इन्हें मार दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो बनते हैं वो बनते हैं डेरियस फर्स्ट, जो कि इस पर्शियन एम्पायर के वेरी आउटस्टैंडिंग रूलर, पावरफुल रूलर में से एक माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम पर्शियन एम्पायर पढ़ रहे हैं तो डेरियस फर्स्ट सबसे पहले नंबर पर आते हैं जो आउटस्टैंडिंग रूलर है, और सेकंड नंबर पे आपके साइरस आते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे आपके डेरियस फर्स्ट की, कि एग्ज़ाम में डेरियस फर्स्ट अगर आएगा या फिर अगर हमें इनके बारे में बात करनी है तो इन्होंने क्या क्या किया, कि अपने समय पर अपने साम्राज्य का विस्तार और एकीकरण यानी एक्सपेंशन और कंसोलिडेट कहाँ तक किया था उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर बहुत कम करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सभी की जितनी हेल्प कर सकूं मैं वो पूरी कोशिश कर रही हूं, ठीक है। जितने पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू यानी यहाँ के क्लासेस के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरियस फर्स्ट के बारे में। तो अगर हम आपके डेरियस फर्स्ट की बात करते हैं, जो पर्शियन एम्पायर के थर्ड रूलर थे और सबसे ज़्यादा, मैंने आपको क्या बताया, आउटस्टैंडिंग रूलर थे। अगर हम पर्शियन एम्पायर में सबसे पावरफुल रूलर की बात करते हैं तो वो डेरियस फर्स्ट थे। डेरियस फर्स्ट का टाइम पीरियड आप सभी देखेंगे तो 522 से लेकर के 486 ईसा पूर्व का टाइम माना जाता है। और ये किसके बेटे थे, तो विस्तस्पा आप यहाँ देखोगे, या फिर आप देखोगे कि इनका ये यानी कि डेरियस फर्स्ट जो है वो विस्तस्पा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये इनके बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोबेबली माना जाता है कि ये क्या थे, ये उनके प्रोविंशियल गवर्नर यानी जो आपके प्रांतीय गवर्नर आपको ये देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखोगे कि डेरियस फर्स्ट, मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया कि ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर माने जाते हैं एक्मीनियन रूलर के, और इन्होंने अपने टाइम पर अंडर हिम द एक्सटेंसिव टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय साइरस एंड कैम्बिसेस। तो ये दोनों रूलर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत सिस्टमेटिकली किया था, ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अ स्टेबल एम्पायर, और पूरी कोशिश की थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो स्टेबल तरीके से स्थिर आपने देखा। अब आप देखोगे 522 की अगर हम बात करें तो आपके टिल अबाउट 519 ईसा पूर्व की बात है। यानी इस टाइम तक हम क्या देखते हैं ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो आपके डेरियस फर्स्ट ने अपने पर्शियन एम्पायर का साम्राज्य बहुत अच्छा खासा किया था, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार ईस्ट और वेस्ट दोनों ही डायरेक्शन में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। साथ ही साथ आप देखोगे कि इन्होंने अपने जो मैक्सिमम कंट्रोल आप देखोगे वो कहाँ पर किया था, कोस्टल रीजन में, यानी कोस्टल टेरिटरीज में भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। उसके बाद हम क्या देखते हैं 486 में डेरियस फर्स्ट की जो हो जाती है वो डेथ हो जाती है। लेकिन डेरियस फर्स्ट के बारे में ये भी बोला जाता है कि इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये ग्रीक एम्पायर यानी जो यूनानी सभ्यता है इसको भी कॉन्कर कर सके, बट वो ऐसा कर नहीं पाए, वो अनसक्सेसफुल रहे। तो उसी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, आप सभी को पता है कि अगर
कोई भी रूलर की तो हमेशा जीतेगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा जो वो नहा भी जीते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इतने डैरियस फर्स्ट ने, आप देखोगे अच्छा खासा, मैंने आपको क्या बताया कि डैरियस कंटिन्यूड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, आपके ईस्ट और वेस्ट दोनों ही डायरेक्शन में विस्तार उन्होंने कंटिन्यू रखा। इन्होंने अपने ईस्ट डायरेक्शन में यानी कहाँ तक किया, हिंदू कुश माउंटेन, ये आपको याद रखना है। वेस्ट में अगर देखोगे तो इन्होंने आपका एगेनियन सी में और आपके पूरा पर्शियन कंट्रोल यहाँ तक बना लिया था, अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो। मतलब अच्छा खासा पर्शियन कंट्रोल, मैंने आपको क्या बताया, कोस्टल एरिया या फिर कोस्टल टेरिटरीज तक, इवनली आपके पर्शियन गल्फ, रेड सी, ईस्टर्न मेडिटेरियन, द एगेन सी, यहाँ तक इन्होंने पर्शियन का कंट्रोल बना लिया था। उसके बाद शिप यानी जो जहाज है वर स्टेशन इन द पर्शियन गल्फ एंड अ नेवी वॉज मेंटेन ऑफ द एनाटोलियन कोस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने डैरियस फर्स्ट ने अपने टाइम पर नेवी को भी मेंटेन करके रखा था, ठीक है। नेवी भी आपको देखने को मिलेगी एनाटोलिया के पास। और डैरियस फर्स्ट ने, आप मैंने अभी आपको क्या बताया, पूरी कोशिश करी। अब पूरी कोशिश क्यों करी, ग्रीक को जीतने के लिए। ग्रीक हमारा क्लासिकल पीरियड है, जो कि हमारे यूनानी सभ्यता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको डिटेल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनके बीच में चीज़ें देखने को आपको मिलती है, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है, हमने कई बार ऑलरेडी पढ़ा है कि आपको पर्शियन और ग्रीक के बीच में वॉर देखने को मिलता है। तो इसका एविडेंस हमें कौन देता है, जो स्टोरियन है, जिसे आप फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक के नाम से भी जानते हो, जिनका नाम है हेरोडोटस, हु रोट एन अकाउंट इन ग्रीक, जिन्होंने ऑब्वियसली ग्रीक के ही इतिहासकार हैं। तो इन्होंने जो अकाउंट लिखा था यानी जो अपनी बुक लिखी थी स्टोरी का, वो भी ग्रीक में लिखी थी। और यहाँ पर पर्शियन और ग्रीक के बारे में जो यानी जो लड़ाई हुई थी, इन्होंने अपनी इसमें बुक में मेंशन किया है। फिर इसमें हेरोडोटस के बारे में बताया गया है कि हेरोडोटस का जो जन्म है वो 485 ईसा पूर्व में हुआ था, हेलिकरनस की जगह पर, जो कि आपकी साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ एनाटोलिया में ये जगह है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपके एक्मेनियन टेरिटरीज में भी ये आता है। और ये बहुत फेमस स्टोरियन है, आपको पता है। तो ये एक वेस्टर्न एक्सपेंशन पर्शियन एम्पायर ने यहाँ पर किया था। हेरोडोटस के बारे में आप देखोगे तो इन्होंने ज़्यादातर ट्रैवल किया में मैक्सिमम ग्रीक, इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ऑल दैट। तो तब इतने सारी जगहों पर घूमने के बाद इन्होंने अपनी बुक यानी अकाउंट में सारी चीज़ें लिखी। और ज़्यादातर आप देखोगे अपने इस राइटिंग में जो इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, वो पर्शियन से भी यहाँ से रिलेटेड बातें हमें बताई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग इसमें पढ़ लेना, ऑब्वियस सी बातें, एक एक लाइन तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई। आज अगर हम डैरियस फर्स्ट के बारे में देखते हैं, ईरान के बारे में आज पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कौन से इंस्क्रिप्शंस में पता चलता है, बेहस्तून इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपके पर्शियन का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन या शिलालेख माना जाता है। इट प्रोवाइडेड द की फॉर द डेसिफर ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये आपको देखने को मिलती है। ये सारा कुछ आपको इसमें बताना है। तो डैरियस फर्स्ट में ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। तो डैरियस फर्स्ट ने अच्छा खासा विद्रोह भी किया था ग्रीक के साथ, बट वो जीत नहीं पाए थे, ये बात हमें भी पता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आगे समझो। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं होते और डैरियस फर्स्ट जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, वो इस बैटल में, जो कि पर्शियन और आपके जो स्पार्टा और ग्रीक, तो एथेंस आपको याद होंगे, ठीक है। तो ग्रीक में हम देखते हैं एथेंस और स्पार्टा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डैरियस फर्स्ट का जो ग्रीक के रूलर के साथ जो वॉर हुआ था, उस वॉर को हम बैटल ऑफ मैराथन के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 490 माना जाता है। तो जिसमें पर्शियन आर्मी जो है वो हार गई थी। मैंने आपको बताया ना, डैरियस फर्स्ट जो है वो ग्रीक को कॉन्कर करने में सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद 486 में डैरियस फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके बेटे नेक्स्ट रूलर बनते हैं, जिनका नाम है जर्जेस फर्स्ट, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 486 से 465 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो बात आती है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो काम इनके फादर नहीं कर पाए तो वो ये करेंगे, यानी जो ग्रीक को कॉन्कर वो नहीं कर पाए थे डैरियस फर्स्ट, वो अब कौन करेगा, जर्जेस फर्स्ट, ठीक है। तो इनके बेटे का पर्पस क्या था कि अब ये इसको इन्वेड करना चाहते हैं, पूरी कोशिश करी, लेकिन उसके लिए क्या होता है, इन्होंने सारी तैयारी कर ली, सारा सेटिंग बैठा लिया, डिस्पोर्ट हुए, रोड्स अच्छी खासी बनवा ली, ब्रिज भी बनवा लिए, सारे अलाइज को सिक्योर कर लिया, ठीक है। एक होता है ना, कभी भी वॉर लड़ने जाते तो रास्ते सही होने चाहिए, ब्रिज सही होने चाहिए, कि कहीं भी किसी भी तरीके के हमारे युद्ध लड़ने में किसी भी प्रकार की
कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो जब इन्होंने आपके एथेंस के साथ लड़ाई की थी ना जर्जेस फर्स्ट ने, तब इस बैटल का नाम क्या रखा, बैटल ऑफ सलामिस। तो ये बैटल हुआ था 480 BC में। तो ये बैटल एक कह सकते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें भी जर्जेस फर्स्ट जो है ये भी असफल रहते हैं, ये भी ग्रीक को हरा नहीं पाते, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, ग्रीक एम्पायर ही जीतता है, ठीक है। फाइनली पर्शियन तो आपका हार जाता है और कौन जीत जाता है, ग्रीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पर्शियन एम्पायर कम से कम बोला जाता है कि ये 200 साल तक अच्छा खासा फ्लोरिश हुआ, अच्छा खासा फला फूला, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे रिबेल होते रहे, विद्रोह होते रहे, वॉर्स होते रहे, युद्ध होते रहे, और फाइनली एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि आपके पर्शियन यानी ये साम्राज्य का डिक्लाइन हमें कब देखने को मिलता है, जब पर्शियन के लास्ट रूलर का नाम आपको याद रखना है, डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड रूलर है, ये लास्ट थे, इनका टाइम पीरियड 330 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, तभी हमारे पर्शियन एम्पायर जो फाइनली है अलेक्जेंडर जो है इसको कॉन्कर या ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये बात यहाँ पर ऐसी कही जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पर्शियन एम्पायर, जो कि मैंने आपके एग्ज़ाम में रूलर्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया। उसके बाद आप इनके समय का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रशासन कैसा था वो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ही डेरियस फर्स्ट के टाइम पर पर्शियन एम्पायर जो है बहुत अच्छा लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है, क्योंकि डेरियस फर्स्ट ने बहुत सारी टेरिटरीज़ को कॉन्कर किया था, जिसमें आपके एशिया माइनर, अर्मीनिया, पैलेस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, पर्शिया और अरेबिया का नॉर्दर्न पार्ट, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान और आपका अज़रबैजान और आपका उज़्बेकिस्तान, और ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारे टेरिटरीज़ को डेरियस फर्स्ट ने कॉन्कर कर लिया था। मतलब कह सकते हैं कि डेरियस फर्स्ट ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छा किया था, ठीक है। तो ये प्रशासन के बारे में आपको यहाँ से रीड करना और ये सारी चीज़ें देखनी है। मेन आपको जो मुझे बताना था वो यही था कि पर्शियन एम्पायर के रूलर के बारे में, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ें क्लियर है कि अब पर्शियन एम्पायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सभी कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी इसको पूरा और कॉन्सेप्ट में हमने पेड क्लासेस में सारी चीज़ें डिटेल में समझी हुई है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो 8881969880 पर आप व्हाट्सएप के थ्रू पेड क्लासेस के रिगार्डिंग आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप पूरे फुल कोर्स को भी बाय कर सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स भी बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लासेस और नोट्स सब कुछ प्रोवाइड होगा और सब कुछ आपको इस कोर्स से ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने आपको पर्शियन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, मैप आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। कि उसके समय पे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेना कैसा था, और उनके समय का आपको 2-3 लाइन कॉइनेज सिस्टम भी बताना है कि पर्शियन एम्पायर के समय पर जो कॉइन है वो हमें किस तरीके का देखने को मिलता है। ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। कि ये लोग अपने कॉइन में गोल्ड, सिल्वर कॉइन सब इन्होंने इशू किए थे और इसका यूज़ किया था, किसको क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। फिर है भाषा और आपका संचार यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, कौन सी लैंग्वेज लोग यूज़ करते थे, कौन सी नहीं। और एट द एंड के पर्शियन एम्पायर के जो लोग हैं वो कौन से रिलीजन यानी धर्म को फॉलो करते हैं, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है पर्शियन एम्पायर से, उनकी चॉइस है। तो यहाँ पर तब आप लोग ये सारी चीज़ें बता सकते हो। तो पर्शियन एम्पायर के जो रूलर हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिलीजन को फॉलो करती है और इस रिलीजन में होता क्या है। तो ये था हमारा पूरा आपके पर्शियन एम्पायर जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ मैंने आपको बताया कि ये साम्राज्य अच्छा खासा 200 साल से या फिर उससे ऊपर भी अच्छा खासा फ्लोरिश हुआ था। लेकिन यहाँ के जो लास्ट रूलर है डेरियस थर्ड मैंने आपको बता दिया, जिसका टाइम पीरियड इतना था। उसके बाद अलेक्जेंडर ने फाइनली 334 BC में इस जगह को कॉन्कर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। इस तरीके से साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी है यानी जो नेक्स्ट एम्पायर हमें देखने को मिलता है वो है ग्रीक एम्पायर, यूनानी सभ्यता, जो एग्जाम में हमें पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम देखने को मिलने वाला होता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो में बहुत अच्छा रहा
तो आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो बाकी की वीडियो इसी तरीके से देखने को मिलेगी, और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको उसके लिए मेंबरशिप को बाय करना होगा, सिर्फ वो ही ये सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, ये आपके पुराना सिलेबस हो MHI 01 या फिर आपके जो न्यू सिलेबस है MHI 101, दोनों ही सिलेबस में पर्शियन एम्पायर जो है वो सेम है, और आप दोनों को ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।